Good evening, friends. So today we'll start uh, with the topics that are there for the day two, and since we are continuing with modern history, so we'll start with the topic extremist phase. तो हम देखते हैं सबसे पहले एक्सट्रीमिस्ट फेज़. तो एक्सट्रीमिस्ट फेज़ जो था वो 1905 से 1917 तक रहा. और फिर उसके बाद हम एक्सट्रीमिस्ट फेज़, क्योंकि पिछले लेक्चर में हमने देखा कि जो मॉडरेट फेज़ था वो 1905 से रहा. फिर उसके बाद हम देखते हैं कि एक मास मूवमेंट्स का फेज़ चला, जो कि अब तक डिबेट डिस्कशन चल रहे थे ऑर्गेनाइजेशंस के, मेनली इंडियन नेशनल कांग्रेस के. अब वो कहीं ना कहीं सारी टेरिटरीज़ जो इंडिया की थी वहाँ पे स्मॉल पॉकेट्स में स्मॉल रिवोल्ट्स होने लगे, डिमांडिंग सेल्फ रूल एंड रिगार्डिंग द एक्सप्लॉयटेशन दैट वर डन बाय द ब्रिटिशर्स. सो हम देखते हैं कि सबसे पहले कि इमर्जेंस कैसे हुआ एक्सट्रीमिस्ट का. सो देयर वाज अ रियलाइजेशन कि ब्रिटिश रूल जो था एक्सप्लॉयटेटिव था. ये रियलाइजेशन हम कह सकते हैं कि सोशियो कल्चरल रिफॉर्म्स जो आए कंट्री में, उनका बहुत मेजर कंट्रीब्यूशन था दिस रियलाइजेशन कराने में, क्योंकि उससे एक तो ब्रिटिशर्स का ट्रू इंटरेस्ट पता चला, उनका इकोनॉमिक इंटरेस्ट क्या था, और दे वर नॉट हियर टू डू गुड एनी गुड फॉर द कंट्री, बट दे वर हियर फॉर देयर ओन इंटरेस्ट. सो ये सारी चीज़ें एक्सपोज हो गई, तो उनका ट्रू नेचर पता चला. देन जो यूरोपियन सुप्रीमेसी या वाइट सुप्रीमेसी की ये बातें करते थे वो सिर्फ मिथ था, जो कि जो एशिया रीजन में और जो रीजनल पावर्स थे उनकी विक्ट्री से हमें ये अंदाज़ा मिला, जैसे कि इथोपियाज़ विक्ट्री ओवर इटली एंड देन जापान्स विक्ट्री ओवर रशिया. तो इससे ये लोगों में कॉन्फिडेंस आया कि दे आर नॉट द सुपीरियर, दे कैन बी डिफीटेड एंड इट इज़ हैपनिंग अराउंड द वर्ल्ड. फिर उसके बाद हम देखते हैं कि जो मॉडरेट्स की अचीवमेंट्स थी वो बहुत ग्राउंड पे विजिबल नहीं थी. दैट वर ओनली इन टर्म्स ऑफ डिस्कशंस, और दे वर वेरी स्लो. पीपल वर नॉट सेटिस्फाइड विद द काइंड ऑफ रिस्पॉन्स दे वर गेटिंग फ्रॉम ब्रिटिशर्स. एंड देन वी सी दैट द पॉलिसीज ऑफ द ब्रिटिशर्स सच एज कैलकटा कोऑपरेशन एक्ट, देन पार्टीशन ऑफ बंगाल, तो ये सब काफ़ी डिविजिव नेचर में थी. ये कम्युनल डिसहारमनी के पर्पज़ से लाई गई थी, और वो एक तरीके से कैप्चर करना चाहते थे इंडिया के यूथ का माइंड थ्रू सच एक्ट सच एज इंडियन यूनिवर्सिटीज़ एक्ट. एजुकेशन में कल्चरल इंटरफेरेंस था इनका, एंड देन पॉलिटिकली दे वांटेड टू बी द सुपीरियर. तो ये सारी जो इन सब डिविजिव पॉलिसी का रिएक्शन था एक्सट्रीमिज्म चूज़ करना. एंड देन देयर वाज अ राइज इन मिलिटेंट स्कूल ऑफ थॉट और ट्रेन लीडरशिप. So because of that, the extremism took a turn. Now we see some of the prominent extremist leaders. So इनको पढ़ना इम्पॉर्टेंट है. So ये जो एक्सट्रीमिस्ट लीडर थे उनका बहुत कंट्रीब्यूशन रहा फॉर क्रिएटिंग अवेयरनेस अमंग मासेस, और इन्होंने बहुत बड़े मतलब दे स्टार्टेड द फर्स्ट मास मूवमेंट्स, और इन्होंने कैसे उसको ऑर्गेनाइज तरीके से करके एक मोमेंटम प्रोवाइड किया हमारी फ्रीडम स्ट्रगल को. दैट इज़ वाई देयर कंट्रीब्यूशन इज़ वेरी मच. सो सबसे पहले हम बाल गंगाधर तिलक पे आते हैं. इन सारे लीडर्स के हमें सेम चीज़, उनके जर्नल्स, उनकी इम्पॉर्टेंट इवेंट्स, बुक्स, और अगर उन्होंने कोई स्टेटमेंट्स दिया तो ये सब हमें अच्छे से याद होना चाहिए. तो सबसे पहले हम बात करते हैं बाल गंगाधर तिलक की. तो इनको लोकमान्य भी बोला जाता था, और ये इन्फ्लुएंस थे अगरकर, रानाडे और नावरोजी की आइडियोलॉजी से. एंड इनका 2 न्यूज़पेपर था, केसरी और मराठा. ये ध्यान दीजिएगा कि मराठा वॉज नॉट इन मराठी, मराठा वॉज इन इंग्लिश एंड केसरी वॉज इन मराठी. देन ही इनाग्रेटेड गणपति एंड शिवाजी फेस्टिवल, जहाँ पे ये अपनी बातें रखते थे अगेंस्ट ब्रिटिशर्स और अगेंस्ट द ब्रिटिश पॉलिसीज टू डायरेक्टली टू द पीपल, और उनको एक तरीके से मोबिलाइज करते थे अगेंस्ट देम. सो इट वॉज अ गुड मीडियम फॉर हिम. देन ही आफ्टर ही वॉज known to be involved in the सदोशी मूवमेंट. सो ब्रिटिशर्स का जब क्रैकडाउन हुआ तो इनको ब्रिटिशर्स ने मंडला जेल बर्मा में डाल दिया था बिकॉज ऑफ हिज सेडिशियस आर्टिकल्स. एंड देन ही स्टार्टेड होम रूल इन 1960. ही ऑल्सो रोट गीता रहस्य, एंड वन ऑफ हिज कोट इज़ वेरी पॉपुलर, दैट इज स्वराज इज़ माई बर्थ राइट एंड आई विल हैव इट. Then the other extremist leader was Lala Lajpat Rai. He belonged from Punjab and he had influence of Arya Samaj, and he founded national school at Lahore. So it was for the nationalization of our education. And he was also the president of All India Trade Union in 1920.
which began in 1920 only. Then he boycotted Simon Commission, and during that protest he was injured and later died because of it. Then Bipin Chandra Pal, he was a follower of Brahmo Samaj, and he disregarded or didn't believe in Orthodox Hinduism. He visited England and America, and his English weekly New India, ये आपको याद रखना चाहिए, New India इनकी English weekly थी. And he also led the Swadeshi movement and actively participate किया boycott में, and then Swadeshis, National Education, Swaraj and Passive Resistance में. And इन्होंने he founded the Vande Mataram. फिर है श्री अरबिंदो घोष. तो श्री अरबिंदो घोष की जो अपब्रिंगिंग थी वो यूरोपियन थी, बट ही वॉज अ कोर नेशनलिस्ट. इनका बंगाली डेली था जुगांतर, जो कि बहुत ज़्यादा पॉपुलर था अमंग द नेशनलिस्ट, एंड ही रोट सेडिशियस आर्टिकल्स इन वंदे मातरम, द सेम वंदे मातरम बाय बिपिन चंद्र पाल. And then he was involved in Maniktala bomb conspiracy case, because of which he was put on trial, and he finally retired to the life of yoga at Puducherry. You would have heard of a place Auroville, which is in Puducherry, so it was established by him. Then we see other extremist leader. They were Chakravarti Vijay Raghav Cheyyar, then Ashwini Kumar Dutt, Raj Narayan Bose, T Prakasham, Chindambaram Pillai. और हम देखते हैं मेथड्स क्या थे एक्सट्रीमिस्ट के. तो इनके मेथड्स थे बॉयकॉट गवर्नमेंट सर्विस, कोर्ट्स, स्कूल, कॉलेजेस, एक तरीके का पैसिव रेसिस्टेंस बाय नॉट कोऑपरेटिंग विद द ब्रिटिश था, एंड देन प्रमोटिंग द स्वदेशी गुड्स एंड बॉयकॉटिंग फॉरेन गुड्स. देन कमिंग टू द इवेंट्स, जो कि हम देखे थे कि एक्सट्रीमिज़म का एक सबूत देते हैं कि हाउ एक्सट्रीमिस्ट प्रोजेक्टेड देयर मेथड्स थ्रू दैट, जैसे कि पार्टीशन ऑफ बंगाल एंड बॉयकॉट एंड स्वदेशी मूवमेंट. फिर हम इसमें देखते हैं कि इसमें आप टाइमलाइन ही देखेंगे कि कैसे स्वदेशी मूवमेंट जो 1905 डिवीज़न की वजह से हुई थी, उसके बाद अप टू बिफोर द डिक्लेरेशन ऑफ विल सी अप टू 1917 मॉन्टेगू डिक्लेरेशन तक का इसमें टाइमलाइन आपको दिख जाएगा. ओके, सो हियर हम देखते हैं, आप स्टोरी के फॉर्म में समझिए. सी पार्टीशन ऑफ बंगाल का प्रोक्लेमेशन आया, देन इन 1905 अक्टूबर 16 ये पास कर दिया गया. और रीज़न क्या दिया गया ब्रिटिशर्स द्वारा कि देर वॉज सम एडमिनिस्ट्रेटिव इनकन्वीनियंस इन एडमिनिस्ट्रेटिंग द होल ऑफ बंगाल. सो उन्होंने वेस्ट और ईस्ट बंगाल में डिवाइड कर दिया, और ये भी बोला कि ईस्ट बंगाल अंडर डेवलप्ड है. बट द रियल रीज़न वॉज कि बंगाल जो था वो एक हॉटस्पॉट बन चुका था रेवोल्यूशनरी आइडियोलॉजीज़ का, एंड एक्टिविटीज़ तो हो ही रही थी वहाँ पे उससे रिलेटेड. तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना इसको डिवाइड किया जाए. और ईस्ट बंगाल की जो मेजर पॉपुलेशन थी वो मुस्लिम थी, और वेस्ट बंगाल की हिंदू थी. तो दे थॉट कि वाई नॉट क्रिएट अ डिवीजन बिटवीन देम, एंड देन it would help them suppress this revolutionary ideologies that were emerging from there. So उनका इल इंटेंशन था इसके पीछे, जिसके खिलाफ सबने आवाज़ उठाई, लाइक जिसकी वजह से स्वदेशी मूवमेंट जो था बढ़ा, और ना ही केवल बंगाल में सीमित रहा, बट इट ऑल्सो टच्ड पार्ट्स ऑफ पंजाब, देन पुणे, महाराष्ट्र, मद्रास प्रेसिडेंसी. सो हर जगह ये फैल गया. सो पीपल अंडरस्टूड कि इसके पीछे पॉलिटिकल मोटिव है, नॉट द एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस जो कि वो बातें कर रहे थे. फिर हम देखते हैं स्वदेशी मूवमेंट जो था बढ़ा, बॉयकॉट हुआ, मतलब उसमें टेक्निक्स वो कर रहे थे बॉयकॉट की और स्वदेशी गुड्स को प्रोडक्ट वो आगे करने की, प्रमोट करने की. बट हम देखते हैं कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के बीच भी दो गुट हो गए, मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट. सो जो मॉडरेट्स थे वो चाह रहे थे कि हम इतना मास लेवल पे सबको इन्वॉल्व करके ना करें, बल्कि सिर्फ बात करके ही ब्रिटिशर से अपना वो मंगवा लें. बट एक्सट्रीमिस्ट जो थे वो बिल्कुल अपोजिट सोच रहे थे. उनके लिए था कि हमने देख लिया सब करके, अब जो होगा रेवोल्यूशन से ही होगा, प्रोटेस्ट से ही होगा, बॉयकॉट से ही होगा, और अब सेल्फ रूल ही है जो कि हमें इज़ द नेक्स्ट स्टेप एंड नथिंग एल्स. तो जिसकी वजह से हम देखते हैं कि जो सब्सिक्वेंट एनुअल सेशंस थे उसमें दोनों के बीच में काफ़ी झड़प भी हुई कई बार. लाइक दे वांटेड टू पुट अप देयर लीडर्स एज द प्रेसिडेंट ऑफ द सेशन, and because of that finally in 1907 here it is given
इन फाइनली सूरज सेशन ऑफ 1907 दे वर डिवाइडेड, देयर वाज अ स्प्लिट बिटवीन देम. और फिर हम देखते हैं इस स्प्लिट की वजह से फाइनली देयर वाज what happened, there was a decreased, like the movement dissipated after that, because there was no organized leadership, and people had anger towards the Britishers, but they were not able to project it properly, जिसकी वजह से जिसकी वजह से बहुत डिसऑर्गेनाइज्ड एफर्ट्स रहा और कोई रिजल्ट एफिशिएंट नहीं रहा. और हमने देखा कि मोस्टली जो लीडर्स थे वो कहीं ना कहीं, जैसे कि तिलक जो थे, उनको मंडले जेल भेज दिया गया. और अरविंदो घोष ने पॉलिटिक्स छोड़ दी, बिपिन चंद्रपाल ने पॉलिटिक्स टेम्पररली छोड़ी. फिर लाला लाजपत राय लेफ्ट फॉर ब्रिटेन. सो जो लीडरशिप थी इधर उधर भटक गई, एंड देन व्हाट हैपेंड वाज द मूवमेंट डिक्लाइन. लेकिन इसी मूवमेंट के दौरान हम देखते हैं कि एक तबका था इंडियंस में ही जो कि मान रहे थे कि अगर हम ब्रिटिशर्स को अपीज़ करेंगे देन उनको कहीं ना कहीं बेनिफिट होगा उस चीज़ का. तो उन्होंने इस सिचुएशन का एडवांटेज लिया एंड दे ट्राइड देयर अपीजिंग पॉलिसी. लाइक मुस्लिम लीग फॉर्म्ड इन 1906 बाय एन नवाब सलीमुल्लाह ऑफ ढाका, और इनका सपोर्ट था पार्टीशन के लिए, एंड दे अपोज द स्वदेशी मूवमेंट. फिर बिकॉज ऑफ दिस थॉट कि अगर हम अभी ब्रिटिशर का साथ देंगे कि इट माइट हैपन दैट उनको ज़्यादा अच्छे प्रिविलेजेस मिले इन कंपैरिजन टू द हिंदू काउंटर पार्ट्स. सो ये उनका इंटेंशन था. सो मुस्लिम लीग फॉर्म्ड, एंड देन वी सी आफ्टर दैट द मॉर्ली मिंटो रिफॉर्म्स कम इन 1909. और ये जो था इसने सेपरेट, इस रिफॉर्म्स जो आए इसने सेपरेट इलेक्टोरेट दिया मुस्लिम्स को, और इसके वजह से एक हिंदू मुस्लिम डिवाइड हुआ सोसाइटी में. क्योंकि अब ऐसा हो गया बिकॉज ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट मुस्लिम वुड ओनली वोट फॉर मुस्लिम कैंडिडेट. हम सेपरेट इलेक्टोरेट से क्या समझते हैं? सपोज़ एक डिस्ट्रिक्ट है, सपोज़ मतलब एक कंस्टिट्यूंसी है, और वहाँ पे हम देखते हैं कि सपोज़ हम पार्लियामेंट की नज़र से देखते हैं. सपोज़ एक MP होता है एक कंस्टिट्यूंसी से, है ना. तो सेपरेट इलेक्टोरेट में क्या होगा, 2 MP होंगे एक ही कॉन्स्टिट्यूंसी से, एक हिंदू होगा और एक मुस्लिम होगा. जो हिंदू MP चुना जाएगा वो सिर्फ हिंदूज़ के वोट से होगा, और जो मुस्लिम MP चुना जाएगा वो सिर्फ मुस्लिम के वोट से होगा. तो ये सेपरेट इलेक्टोरेट का ये कॉन्सेप्ट था. तो ये मुस्लिम लीग के वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स में था, और वो काफ़ी खुश हुए इन चीज़ों से. लेकिन जो इंडियन पॉलिटिकल लीडर्स थे, नेशनल लीडर्स, वो डिससेटिस्फाइड थे इस रिफॉर्म से. फिर हम आते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट मूवमेंट वॉज होम रूल मूवमेंट, जो कि 1915-16 से शुरू हुआ. और इसमें हम देखते हैं कि जब बाल गंगाधर तिलक वापस आए जेल से, देन ही जॉइंड दिस, और इनका बहुत कंट्रीब्यूशन रहा इन स्प्रेडिंग दिस इन ओवरऑल कंट्री. और ही वॉज लाइक ही जॉइंड एनी बेसेंट इन हर इनिशिएटिव, बिकॉज उनको लगा कि ये एक ऑर्गेनाइज्ड मूवमेंट की तरह उभर के आएगा और पीपल को अवेयर करेगा डिमांड करने के लिए, द डिमांड दैट वर पीपल को मोटिवेट करेगा एलिजिबल डिमांड्स के लिए जो कि ज़रूरी है उनके सेल्फ रूल के लिए. तो ये मूवमेंट जो था वो रिलेटेड था सेल्फ एम्पावरमेंट, कि मतलब वी शुड लुक विद इन ourselves. It was about the upliftment from all the social levels, whatever regressive thoughts we have, and not imagining ourselves to be inferior than any white people. So ये सब होम रूल मूवमेंट में हमने देखा. फिर उसके बाद लखनऊ पैक्ट हुआ. लखनऊ पैक्ट जो कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच हुआ 1960 में. इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो लीडर्स थे उनको लगा कि इस समय ज़रूरी है कि हिंदू मुस्लिम यूनिटी बनी रहे. सो दे साइंड दिस पैक्ट, और उन्होंने अग्री कर दिया कि जो सेपरेट इलेक्टोरेट की डिमांड है मुस्लिम लीग की वो जायज़ है. और अब ये दोनों हिंदू और मुस्लिम दोनों ऑर्गेनाइजेशन फ़ाइट करेंगी डोमिनियन स्टेटस के लिए फॉर द ब्रिटिश. उनको लगा कि इसके वजह से ब्रिटिशर्स जो हैं ज़्यादा उनकी सुनेंगे, बिकॉज नाउ दे आर यूनाइटेड एंड दे हैव अ कॉमन डिमांड फॉर डोमिनियन स्टेटस फॉर द कंट्री. So regarding this, what was the response of the British? They brought Montagu Declaration, जिसको August Declaration of 1917 भी बोलते हैं. So इसमें बोला गया कि the Britishers are thinking of gradually transferring the power to Indian people. और ये सबको लगा कि ये रिज़ल्ट है हिंदू मुस्लिम यूनिटी की, जो कि लखनऊ पैक्ट में दिखी. अब फिर हम देखते हैं कि ये कुछ इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है
और ये इम्पोर्टेंट रेवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशंस हैं. सो आप कह सकते हैं कि जो रेडिकल मूवमेंट्स और एक्सट्रीमिस्ट थॉट्स के स्कूल थे उनसे रिलेटेड ही होगा. ये आपको एकदम अच्छे से याद होना चाहिए. सो देर आर 2 टेबल्स, एक इनसाइड इंडिया जो ऑर्गेनाइजेशन थे और एक अब्रॉड में भी देयर वर पैट्रियट्स एंड नेशनलिस्ट, जो उनसे जो हो सका उन्होंने बाहर से ही किया फॉर द कंट्रीज़ फ्रीडम स्ट्रगल. तो इनमें से हम सबसे पहले देखते हैं, ये टाइमलाइन मतलब ये क्रोनोलॉजी वाइज ही दिया है. सो सबसे पहले 1896-97 में पूना में व्यायाम मंडल बाय चापेकर ब्रदर्स. देन मित्र मेला बाय सावरकर ब्रदर्स इन 1901 इन नासिक. देन अनुशीलन समिति बाय प्रमथ नाथ मित्रा, ये बंगाल मिदनापुर में 1902 में. देखिए मित्र मेला ज़रूरी है, अनुशीलन समिति भी ज़रूरी है. आप याद रखिए कि बंगाल में था अनुशीलन समिति और PN मित्रा थे. फिर अभिनव भारत वीडी सावरकर पूना 1904. स्वदेश बांधव समिति या अश्विनी कुमार दत्त वारिसल 1905 में. अनुशीलन समिति, ये अभी ऊपर भी हमने देखा, ये मिदनापुर वाली अनुशीलन समिति थी. अब है अनुशीलन समिति ऑफ ढाका 1907, इसको पुलिन बिहारी दास ने शुरू किया. देन कम्स भारत माता सोसाइटी पंजाब 1907 बाय अजीत सिंह सूफी अम्बा प्रसाद. ठीक है, अजीत सिंह ही वॉज दी अंकल ऑफ भगत सिंह. ठीक है, तो भारत माता सोसाइटी पंजाब में अजीत सिंह, एक नाम तो याद रख लीजिए कम से कम. और अनुशीलन समिति देखिए मिदनापुर और ढाका में दोनों में थी. देवर इन बंगाल ओनली. सो अब आते हैं HRA. तो इसका आपको पता होगा, SN सान्याल, सचिंद्रनाथ सान्याल 1924 कानपुर में बनाया था. HRA इज़ हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन या आर्मी. फिर भारत नौजवान सभा, ये भगत सिंह ने किया था लाहौर में 1926 में. देन HSRA हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, ये चंद्रशेखर आज़ाद ने किया था इन दिल्ली 1928. ओके, चंद्रशेखर आज़ाद का आपको पता होगा, इन्होंने एक आज़ाद पार्क है प्रयागराज में. इट इज़ सेड दैट इट वाज द प्लेस वेयर ही शूटेड हिमसेल्फ. तो चंद्रशेखर आज़ाद SSRA दिल्ली 1928. अब आते हैं जो रिवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशंस थे अब्रॉड में. सो इनमें थे इंडियन होम रूल सोसाइटी या इंडिया हाउस लंदन 1904 में श्याम जी कृष्ण वर्मा. इसको याद रख लीजिए आप, इंडिया हाउस, इंडिया होम रूल सोसाइटी, श्याम जी कृष्ण वर्मा लंदन 1905. देन अभिनव भारत इन लंदन बाय VD सावरकर 1906. देन इंडियन इंडिपेंडेंस लीग बाय तारकनाथ दास इन कैलिफोर्निया USA in 1907. देन गदर पार्टी, सारे ही इम्पॉर्टेंट है इसमें टेबल में. गदर पार्टी लाला हरदयाल 1913 इन सैन फ्रांसिस्को. देन इंडियन इंडिपेंडेंस लीग लाला हरदयाल एंड वीरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय 1940 इन बर्लिन. देन इंडियन इंडिपेंडेंस लीग एंड गवर्नमेंट बाय राजा महेंद्र प्रताप इन 1915 काबुल. ओके, अब हम आते हैं सम रेवोल्यूशनरी इवेंट्स और केसेस, ये भी पूछा जाता है. सो मर्डर ऑफ रैंड एंड एमहर्स्ट पूना, ये प्लेग कमेटी थी, उसके कमिश्नर्स थे. तो इनको चापेकर ब्रदर्स ने मारा था 1897 में. दे वर अक्यूज्ड ऑफ देयर मर्डर. रैंड एंड पूना प्लेग कमिश्नर्स थे. देन अटेम्प्ट टू मर्डर किंग्सफोर्ड, ये एक जज थे. ये अटेम्प्ट किया गया था 1908 में खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी द्वारा इन मुजफ्फरपुर. फिर मनिकतला, या तो फिर इसको अलीपुर बॉम्ब कॉन्स्पिरेसी भी बोलते हैं. सो ये अलीपुर कैलकाटा है, मनिकतला अलीपुर में है. वहाँ पे किसके द्वारा, अरविंदो घोष के द्वारा 1908. फिर मर्डर ऑफ जैक्सन जो कि डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट थे बाय अनंत कन्हरे नासिक में 1909. देन मर्डर ऑफ कर्जन विली लंदन में 1909 बाय मदन लाल ढींगरा. फिर उसके बाद हम देखते हैं मर्डर ऑफ हार्डिंज, ये वाइसरॉय थे. दिल्ली बॉम्ब केस इसको बोलते हैं. तो दिल्ली में ही हुआ था 1912 में बाई राज बिहारी बोस एंड बसंत कुमार. देन काकोरी ट्रेन डकैती केस, ये काकोरी स्टेशन जो कि बीच में था लखनऊ और सहारनपुर के बीच में, वहाँ पे हुआ था. तो काकोरी 1925 बाई राम प्रसाद बिस्मिल एंड अशफाकुल्ला. फिर मर्डर ऑफ सॉन्डर्स जो थे ASP थे लाहौर के, लाहौर में ही हुआ 1928 में बाई भगत सिंह. देन असेंबली में बॉम्ब किया था, दैट वाज जस्ट अ साउंड बॉम्ब. सो ये दिल्ली में 1929 में बाई भगत सिंह एंड बटुकेश्वर दत्त. देन कम्स चिटगांव आर्मरी डकैती इन चिटगांव बाय सूर्य सेन 1930. देन मर्डर ऑफ माइकल ओडायर
इन लंदन 1940 बाय उधम सिंह। ओके, सो ये सारे जो टेबल में दिए हैं सारे इंपॉर्टेंट ही लिखे हैं, इसमें कोई इररिलेवेंट नहीं लिखा है, कहीं ना कहीं किसी एग्ज़ाम में पूछ ही देता है इसमें, तो इसको याद करना बहुत ज़रूरी है। फिर हम नेक्स्ट रिवीजन टॉपिक पे आते हैं जो कि है गांधीयन एरा। सो गांधीयन एरा विच वाज फ्रॉम 1970 टू 47, और हम देखते हैं गांधी जी का करियर 1917 से पहले, और या तो कह सकते हैं आप 1890 टू 93 में से लेके 1917 तक इन्होंने इनके जितने भी मूवमेंट्स थे आउटसाइड ऑफ इंडिया थे, उन्होंने जो एक्सपीरियंस गेन किया, अपने एक्सपीरियंस गेन किया, उसके बेसिस पे इंडिया आके उन्होंने एक सक्सेसफुल मूवमेंट ऑर्गेनाइज किए और एक यूनाइटेड डिमांड्स प्रोजेक्ट की, सो दैट वी कुड अटेन द विक्ट्री। फिर हम देखते हैं कि साउथ अफ्रीका में ये 1893 से 1940 में थे, और उसके बाद इंडिया आ गए थे। तो पहले हम गांधी जी का ओवरव्यू देखते हैं, इट वुडंट टेक मच ऑफ टाइम, और जो इम्पोर्टेंट हुआ सिर्फ वही देखते हैं। सो 1893 में वो साउथ अफ्रीका गए, और एक बहुत पॉपुलर इंसिडेंट है जिसमें उन्हें ट्रेन के फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट से इसलिए निकाल दिया गया था क्योंकि उनके रेस जो थी वो वाइट नहीं थी। तो ये इनके साथ इंसिडेंट 1893 में हुआ था। 94 में उन्होंने नेटल इंडियन कांग्रेस का फाउंडेशन रखा। 1899 में उन्होंने इंडियन एम्बुलेंस कोर फाउंड किया जब बेयर वॉर्स चल रही थी। देन 1904 में इन्होंने इंडियन ओपिनियन मैगज़ीन शुरू की एंड फिनिक्स फार्म बनाया, जो कि इंस्पायर्ड था फिनिक्स फार्म टॉल्स्टॉय फार्म के, मतलब टॉल्स्टॉय फार्म वाज अनदर थिंग, ओके, फिनिक्स फार्म इट इज़ डिफरेंट। सो फाउंडेशन ऑफ इंडियन ओपिनियन मैगज़ीन का किया। देन 1906 में इन्होंने अपना फर्स्ट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट किया था एशियाटिक ऑर्डिनेंस के खिलाफ ट्रांसवाल में। देन 1907 में सत्याग्रह किया अगेंस्ट कंपलसरी रजिस्ट्रेशन एंड पासेस फॉर एशियंस, द ब्लैक एक्ट। फिर हम देखते हैं कि 1910 में टॉल्स्टॉय फार्म फॉर्म किया, जो कि लेटर गांधी आश्रम बोला गया, जोहानिसबर्ग में। देन 1930 में सत्याग्रह अगेंस्ट डी रिकग्निशन ऑफ नॉन क्रिश्चियन मैरिजेस। देन 1940 में ये साउथ अफ्रीका से वापस इंडिया आ गए एंड ही वॉज अवार्डेड केसरी हिंद फॉर रेजिंग एन इंडियन एम्बुलेंस कोर ड्यूरिंग बेयर वॉर। अब 1915 में जब वो बॉम्बे आए तो उन्होंने सत्याग्रह आश्रम बनाया नियर अहमदाबाद, एंड इसी ये जो शुरुआत में अहमदाबाद में था वही 1970 में उन्होंने अपना आश्रम जो है साबरमती शिफ्ट कर दिया। और इसके दौरान हम देखें तो वो बहुत एक्सटेंसिवली उन्होंने इंडिया का टूर भी किया। और 1960 में उन्होंने ये एक बार ही पूछा गया था सवाल कि आफ्टर कमिंग वेयर वॉज द फर्स्ट प्लेस वेयर ही डिलीवर्ड अ स्पीच, तो BHU में 4 Feb 1916, ये 1916 लिखा है, 4 Feb 1960 में उन्होंने स्पीच डिलीवर की, और वो एक एक्टिव पॉलिटिक्स से दूर ही रह रहे थे तब तक। ओके, फिर इसी स्पीच के दौरान उनकी मुलाकात राजकुमार शुक्ला से हुई, जो उनको लेटर चंपारण कैंपेन, मतलब चंपारण के जो फार्मर्स की वोज थी उनको पता करवाया, और देन इन चंपारण ही स्टार्टेड हिज फर्स्ट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट इन इंडिया। तो 1917 में चंपारण का सत्याग्रह गांधी जी ने किया ऑन रिक्वेस्ट ऑफ राजकुमार शुक्ला। इट वॉज रिगार्डिंग दी इंडिगो प्लांटर्स जो थे उनको सम पार्ट ऑफ द लैंड दे हैड टू ग्रो इंडिगो, और इंडिगो ग्रो करने की वजह से उनका जो लैंड था इनफर्टाइल हो जा रहा था और बाकी एनी अदर क्रॉप कुड नॉट बी कल्टिवेटेड ओवर देयर। सो बिकॉज ऑफ दैट द रिजेंटमेंट वॉज देयर इन पीपल, और इनको सत्याग्रह से गांधी जी ने पहली बारी सिविल डिसोबीडियंस यूज़ करके इनको इंसाफ दिलाया। देन इन 1918 फरवरी 1918 में अहमदाबाद मिल वर्कर्स जो थे वो अहमदाबाद में ओके, सो इट वाज रिगार्डिंग देयर वर टू एक्चुअली इन 1917 देयर वर टू एंड देन 1918 वन, यू नो, बाय खेड़ा एंड देन वन वाज अहमदाबाद मिल। सो खेड़ा फार्मर्स का वो क्या था, आई थिंक दिस वन इज़ अबाउट खेड़ा वन। इन मार्च 19 वर्क फॉर द पीजेंट्स ऑफ खेड़ा इन गुजरात एंड इंडस्ट्रियल वर्कर्स ऑफ अहमदाबाद इन 1918। ओके, सो 1918 में अहमदाबाद मिल वर्कर्स के जो इश्यूज़ थे उन्होंने हंगर स्ट्राइक करी, और फिर उनको उनका दिलवाया हक कि उनको देयर वर रिजेंटमेंट रिगार्डिंग द ओनर्स ऑफ द मिल। सो फिर उसके खिलाफ इनका हंगर स्ट्राइक रहा गांधी जी का। तो 1918 में खेड़ा जो कि गुजरात में है वहाँ पे भी
क्रॉप फेलियर होने के बावजूद दे वर डिमांडिंग हाई रेंट फ्रॉम द फार्मर्स। तो इस इशू को भी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट से इन्होंने सॉल्व किया। तो हम देखें तो फर्स्ट CDM सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, फर्स्ट हंगर स्ट्राइक और फर्स्ट नॉन कॉपरेशन, इन्होंने तीनों का इस्तेमाल किया इन दीज 3 प्लेसेस। CDM इन वेयर, इन चंपारण, देन हंगर स्ट्राइक इन खेड़ा, no not hunger strike, in Ahmedabad mill case, Ahmedabad mill workers case, he was doing hunger strike। और फिर खेड़ा गुजरात में नॉन कोऑपरेशन किया। फिर हम देखते हैं 1919 में रॉलेट एक्ट जो था वो बहुत आप कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा पावर्स दे रहा था पुलिस को टू बी एबल टू मेंटेन द सिचुएशन इन पंजाब। दे वर गिवन पावर्स कि बिना वारंट के भी आप किसी को भी अरेस्ट कर सकते हैं। तो ये सिर्फ ये जो ये एक्ट था ये काफ़ी साल से लागू था पंजाब में। तो इसके खिलाफ गांधी जी ने सत्याग्रह किया अप्रैल 6, 1919 में, और टुक द कमांड ऑफ द नेशनलिस्ट मूवमेंट फॉर द फर्स्ट टाइम। ये पहला नेशनलिस्ट मूवमेंट था जो उन्होंने कंसिडर किया। पहले जो मूवमेंट्स थे तो वो हम देखते हैं लिमिटेड टू सम प्लेसेस थे। फिर उसके बाद इसके विरोध में इन्होंने अपना केसरी हिंद का गोल्ड मेडल दे दिया। बट नो देन व्हाट हैपेंड दैट उन्होंने सत्याग्रह रखा, बट देन जलियांवाला बाग मैसेकर टुक प्लेस। लाइक पीपल वर इन रॉलेट एक्ट की वजह से 2 लीडर्स की हत्या कर दी थी। तो जिसके प्रोटेस्ट में लोग जलियांवाला बाग जगह थी वहाँ पे इकट्ठा हुए, बट देयर टू कंट्रोल द सिचुएशन पुलिस ने अंधाधुंध फायरिंग की लोगों पे, एंड पीपल मैनी पीपल डाइड बिकॉज ऑफ इट। तो इस इंसिडेंट के खिलाफ उन्होंने केसरी हिंद अपना वापस कर दिया। एंड देन ही स्टार्टेड एन ऑल इंडिया खिलाफत लाइक नॉन कॉपरेशन एंड खिलाफत मूवमेंट, दोनों जॉइंट इन्होंने शुरू किया। इन्होंने खिलाफत कॉज को भी अपने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में इंक्लूड किया ताकि जो मूवमेंट है वो एक यूनाइटेड तरीके से देखा जाए हिंदू मुस्लिम को, और ब्रिटिशर्स को एक मैसेज कन्वे हो कि दे आर हिंदू मुस्लिम्स आर यूनाइटेड एंड दे आर हियर फॉर देयर कॉमन एनिमी दैट इज़ ब्रिटिशर्स। बट हमने देखा कि नॉन कॉपरेशन एंड खिलाफत मूवमेंट में भी जब वायलेंट इंसिडेंट हो गया चौरी चौरा में, जहाँ की एक पुलिस चौकी में लोग वायलेंट हो गए थे, तो गांधी जी ने विड्रॉ कर दिया मूवमेंट, जिसकी वजह से देखा गया द मुस्लिम लीग वर नॉट हैप्पी विद दिस डिसीजन एंड पीपल वर ऑल्सो नॉट डिसीजन बिकॉज बहुत पीक पे था ये मूवमेंट, एंड देन सडनली इट वाज आस्क्ड टू बी स्टॉप्ड। तो पीपल को नहीं पता, लोगों को नहीं पता था कहाँ पे प्रोजेक्ट करें अपना गुस्सा और ये वो, तो उन्होंने वो खिलाफ थे। फिर उसके बाद उन्होंने देखा गया कि कंट्री वाइड एक कम्युनल टेंशन हो गई, बिकॉज मुस्लिम को लगा हिंदू उनके दुश्मन है, बिकॉज दे डिडंट, उनका अपना एजेंडा था, इसलिए उन्होंने उनके कॉज को नहीं सपोर्ट किया, और हिंदूज़ को भी सेम लगा। तो इस इंसिडेंट के बाद एक देखा गया कि कम्युनल टेंशन्स राइज हो गई, और इन यूपी अलोन देयर वर thousands of little मतलब small riots happening at every place because of this communal issue। फिर उसके बाद हम देखते हैं 1924 का बेलगाम सेशन था। इट वाज द ओनली सेशन जिसमें गांधी जी प्रेसिडेंट बने थे, सो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर 1925 से 27 में वो एक्टिव पॉलिटिक्स से रिटायर हो जाते हैं और अपने आप को कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम में इन्वॉल्व रखते हैं कि वो ग्राउंड लेवल पे काम करेंगे रिगार्डिंग फॉर द यूनिटी ऑफ द पीपल, फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ द bottom most people, the Harijans, and so but he had to join active politics in 1927. Then we see 1930 to 34 against civil disobedience movement is started, और civil disobedience movement में इस बारी डिमांड्स रखी गई टू द ब्रिटिशर्स, और एक प्रॉपर एक ऑर्गेनाइजेशन रखा गया इस मूवमेंट का, और कहीं ना कहीं ये सक्सेसफुल रहा, क्योंकि इसके वजह से हम देखते हैं राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस होती हैं जो कि इनसे ज़्यादा निष्कर्ष नहीं निकलता है, लेकिन एटलीस्ट ब्रिटिशर्स वर लाइक वो ऐसा जता रहे थे कि दे वर एक्सेसिबल टू देम एंड दे आर लिसनिंग टू देम, बट उनके जो आउटकम्स थे वो ऐसा नहीं बता रहे थे। अभी भी दे कुडेंट ऑफर अ सिंपल स्टेटस ऑफ डोमिनियन टू इंडिया, जो कि उनकी तब से डिमांड चली आ रही थी। तो ये अभी ब्रीफ है, हम ये सब सारे जो छोटे इंसिडेंट्स, छोटे नहीं बट ये सारे जो इंसिडेंट्स हुए हैं जो कि मिस हो रहे हैं, उसको अभी हम आगे आने वाले पेजेस में अच्छे से कवर करेंगे। तो 34-39 में हम देखते हैं कि गांधी जी एक्टिव पॉलिटिक्स से फिर से रिटायर कर जाते हैं और एक सेवा ग्राम बनाते हैं, वर्धाश्रम बनाते हैं वो,
देन 1939 में वो फिर रिज्यूम करते हैं. उन्होंने 41 में इंडिविजुअल सत्याग्रह मूवमेंट स्टार्ट किया. 42 में क्विट इंडिया मूवमेंट हुआ. फिर उसके बाद देन ही वॉज केप्ट इन डिटेंशन इन 42 बिटवीन 42 to 44. और देन वी सी दैट 1945 में देखा गया कि गांधी जी का इन्फ्लुएंस कांग्रेस से धीरे धीरे चलता गया. एंड देन इन 1946 ही वेंट, मतलब जो डायरेक्ट एक्शन डे का जो रिज़ल्ट था उससे वजह से बहुत टेंशन हो गई थी बिटवीन हिंदू एंड मुस्लिम. तो उसके लिए वो कलकत्ता गए, वहाँ पे रहे और सिचुएशन को हैंडल करने की कोशिश की टू रिस्टोर कम्युनल पीस. देन इन 1947 वी सी दैट पार्टीशन प्लान हो गया फाइनली, but he was obviously not in favor of that, but he had to accept it. And he was assassinated in 1948 by Nathuram Godse while he was doing his daily evening ritual of prayer at Birla House, Delhi. So ये गांधी जी की टाइमलाइन थी. और बस ये बहुत, ही इज़ कॉल्ड द फादर ऑफ आवर नेशन. तो इनके बारे में सवाल इम्पोर्टेंट सवाल बन सकते हैं. सो जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है वो हमने डिस्कस किया. अब हम आगे देखते हैं. सो गांधी हैड सजेस्टेड वाइंडिंग अप ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस. हाँ, इन्होंने बोला था कि आफ्टर इंडिपेंडेंस द इंडियन नेशनल कांग्रेस शुड वाइंड अप एंड उसको लोक सेवा समाज या संघ के तौर पर कन्वर्ट हो जाना चाहिए आफ्टर द इंडिपेंडेंस. देन इट इज़ रिलेटेड टू फैक्ट्स अबाउट गांधी जी. ही वॉज बॉर्न इन अक्टूबर 1869 पोरबंदर, गुजरात. और उस दिन गांधी जयंती या नेशनल हॉलीडे होता है. और ऑल्सो इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस मनाया जाता है एज़ पर डिक्लेरेशन ऑफ यूनाइटेड नेशंस. फिर इट इज़ नॉट सो इम्पॉर्टेंट लिटरेरी इन्फ्लुएंसेस, ये पूछता है कई बार, देख लीजिए. जो जिनका इन्फ्लुएंस गांधी जी पे रहा, ठीक, तो उनका ये हेनरी सॉल्ट का प्ली फॉर वेजिटेरियनिज्म, जॉन रस्किन्स अनटू द लास्ट. देन ये अनटू द लास्ट उनकी जो सर्वोदय समाज की ऑब्जेक्टिव्स थे या फिर उनकी आइडियोलॉजी थी, वो इस पर भी कहीं ना कहीं बेस्ड थी, अनटू द लास्ट पे. देन इमर्सन थॉरोज On the duty of civil disobedience, Leo Tolstoy, The Kingdom of God is within you, The Bible and the Gita. So ये जो कुछ लिटरेरी इन्फ्लुएंसेस थे उन पे. और गांधी जी खुद भी काफ़ी उनके लिटरेरी वर्क्स है, जैसे कि गाइड टू लंदन उन्होंने इंग्लिश में लिखी थी. सर्वोदय जो कि ट्रांसलेशन थी अनटू दिस लास्ट की गुजराती में. देन हिंद स्वराज गुजराती में लिखा था इन्होंने. सत्यान प्रयोग्यो अथवा आत्मकथा इन गुजराती. माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ आप बोल सकते हैं इसको. ऑटोबायोग्राफी इनकी थी. एंड सॉन्ग्स फ्रॉम प्रिजन, ये यूपीएससी में भी पूछ चुका है क्वेश्चन. 1934 में लिखा था उन्होंने, जब जेल में वो थे तब लिखा था इन्होंने. और फिर ये इंडियन ओपिनियन के एडिटर थे फ्रॉम 1903 to 15. हरिजन के 1919 से 31, जो कि इंग्लिश, गुजराती और हिंदी तीनों में आती थी. दैन यंग इंडिया फ्रॉम 1933 to 42, जो कि इंग्लिश और गुजराती में इसका नाम नवजीवन था. फिर हम देखते हैं कि इनको कई नाम दिए गए, जैसे महान महात्मा बाई प्रणजीवन मेहता, महात्मा बाई रविन्द्रनाथ टैगोर, मलंग बाबा या नंगा फ़कीर बाई कबालीज ऑफ नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर्स. देन 1930 देन हाफ नेकेड सेंट या फिर इंडियन फ़कीर, ट्रेटर फेयर, ये विंस्टन चर्चिल इनको इनसे संबोधित किया. राष्ट्रपिता इनको सुभाष चंद्र बोस जी ने दिया था 1944. और इनको बापू से भी बुलाते हैं, विच मीन्स फादर इन गुजराती. और गांधी जी भी बुलाते हैं. बायोग्राफी ऑफ गांधी अगर देखा जाए तो जोसेफ जे ड्यूक की एक बुक है, एम के गांधी एन इंडियन पैट्रियट इन साउथ अफ्रीका, ये भी इनकी बायोग्राफी है. देन लाइफ ऑफ महात्मा गांधी, लुइस फिशर, द फर्स्ट फुल बायोग्राफी ऑफ महात्मा गांधी इसको माना जाता है. देन गांधी बिफोर इंडिया इन 2013 एंड गांधी द ईयर्स दैट चेंज द वर्ल्ड, ये रामचंद्र गोवा ने लिखी है. फिर हम देखते हैं कि गांधीयन एरा में मेन इवेंट्स कौन से थे. ऊपर तो हमने उस टाइमलाइन में थोड़ा डिस्कस किया, बट इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि हम एक बारी सारे इवेंट्स को अच्छे से गो थ्रू हो जाए. सो आई थिंक आई हैव टू मेक अ पार्ट 2 फॉर दैट. सो विल कंटिन्यू विथ मेन इवेंट्स ड्यूरिंग गांधीयन एरा फ्रॉम लेक्चर 2.